तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता और परिवर्तन का पार्ट 1, जिसमें हम लोग जाति के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस चैप्टर में हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लाइन पढ़ी है कि जाति एक सामाजिक संस्था है, नातेदारी एक सामाजिक संस्था है, परिवार एक सामाजिक संस्था है ना। क्लास 11th में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और 12th में हम लोगों को इनके बारे में डिटेल से अच्छे से जानना है। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में जाने 4 सामाजिक संस्थाएं हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं: जाति, जनजाति, परिवार और नातेदारी। तो जाति और जनजाति बहुत ज़्यादा डिटेल वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं, परिभाषाएं, सिद्धांत, बहुत डीपली पढ़ने वाला टॉपिक है ये। तो इसलिए मैंने एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाने का सोचा है कि जाति की एक अलग वीडियो बनाएंगे, जनजाति के लिए एक अलग वीडियो, और परिवार और नातेदारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके लिए एक वीडियो। तो 3 पार्ट्स में ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है जाति। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जाति के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जाति का अतीत मतलब जाति कहाँ से ओरिजिन हुई, क्या है जाति। ठीक है, फिर जाति का अर्थ और परिभाषाएं जानेंगे कि क्या अर्थ दिया गया है समाजशास्त्र की लैंग्वेज में जाति का, और सोशियोलॉजिस्ट्स ने और वैज्ञानिकों ने जाति की क्या परिभाषा दी है वो जानेंगे। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब किस किस तरह से जाति की उत्पत्ति हुई है, इस पर भी अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है, वैज्ञानिकों का, और उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग एक एक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो टोटल इसके 6 सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है विभिन्न कालों में जाति व्यवस्था। ठीक है, अलग अलग काल में, वैदिक काल में, फिर उसके बाद प्राचीन काल में किस तरीके की थी जाति व्यवस्था। ठीक है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए हैं समय के साथ, वो जानेंगे। फिर उपनिवेशवाद काल में फिर हम जानेंगे कि आधुनिक युग में जाति की क्या स्वरूप है। उपनिवेशवाद काल सबसे पहला, आधुनिक युग का सबसे पहला टाइम है। ठीक है, उपनिवेशवाद काल में जाति व्यवस्था कैसी थी वो जानेंगे। फिर समकालीन समय में जाति व्यवस्था कैसी हुई, ठीक है, आज़ादी के बाद, वो जानेंगे। फिर वर्तमान में जाति व्यवस्था कैसी है वो जानेंगे। जाति व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए हैं अब वो जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जाति व्यवस्था के गुण और दोष क्या हैं वो जानेंगे, मतलब क्या कार्य हैं जाति व्यवस्था के और क्या बुराइयां हैं जाति व्यवस्था में, वो जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जाति और जाति व्यवस्था का परिचय लेंगे सबसे पहले। तो समाज में अनेक सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व है तथा उनका अपना अपना उद्देश्य और महत्व है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं समाज में, जिनके बारे में हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, है ना, और क्लास 12th के भी जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जाति, जनजाति, परिवार, नातेदारी, विवाह, ये सब क्या है, समाज की संस्थाएं हैं। ठीक है, इन्हीं संस्थाओं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इनमें से 4 मेन संस्थाएं हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। समाज में जिस तरह बाकी सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व है, उनका उद्देश्य और महत्व है, ऐसे ही जाति व्यवस्था का भी है। ठीक है, हर एक भारतीय जाति व्यवस्था से, जाति नामक सामाजिक व्यवस्था से परिचित है। हम अच्छे से जानते हैं जाति क्या होती है। ठीक है, गत हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जाति व्यवस्था का हजारों वर्षों से भारत के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, अत्यंत प्राचीन व्यवस्था होते हुए भी आज भी हर भारतीय के लिए जाति व्यवस्था का एक विशेष महत्व है। किस तरह से विशेष महत्व है वो हम आगे वीडियो में भी जानेंगे। अतः जाति और जाति व्यवस्था के सभी पहलुओं को व्यवस्थित तरीके से जानना आवश्यक है। ठीक है, तो अब अतीत में जाति कैसी थी हम उसके बारे में जानेंगे, जाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। जाति व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, बहुत पुरानी व्यवस्था है ये। सैद्धांतिक रूप से या सिद्धांतों के अनुसार ये व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की अपनी व्यवस्था है, पर व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ अन्य धार्मिक समुदाय भी इस व्यवस्था का पालन करते हैं। है तो ये व्यवस्था हिंदू समाज की, पर बाकी धार्मिक समुदाय भी इसका पालन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के सिखों, ईसाइयों तथा मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था के लक्षण देखे जा सकते हैं। ठीक है, जाति और जाति व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन के लिए इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को जानना आवश्यक है। जाति का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम जानेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, जो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। तो जो इंग्लिश का कास्ट वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो कहाँ से आया, कास्टा वर्ड से, जो कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति या फिर भेद। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1565 में किसने किया था, गार्सिया दा ओर्टा ने किया था। ठीक है, जाति शब्द का या कास्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, चार्ल्स कूले के अनुसार, अब हम यहाँ पर परिभाषा देखेंगे जाति की। चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग आनुवांशिक होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। मतलब जब एक वर्ग होता है, मतलब कुछ लोगों का समूह होता है, फिर वो आनुवांशिक हो जाता है। ठीक है, उसी समूह के सदस्य बढ़ते रहते हैं और वो अपने ही समूह में रहते हैं। ठीक है, वो आनुवांशिक हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, हॉबल के अनुसार अंतःविवाह तथा आनुवांशिकता द्वारा थोपे गए पदों को जमा देना ही जाति व्यवस्था है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमने 3 सबसे छोटी डेफिनेशंस देख ली जाति की। आगे देखते हैं।
तो जाति की प्रमुख विशेषताएं अब हम देखेंगे। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जाति की विशेषताएं हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पर इसको एक बार रिकैप में हम देखेंगे। जाति में क्या होता है, जन्म पर आधारित सदस्यता होती है, ठीक है। जिस जाति में व्यक्ति पैदा हो जाता है वो हमेशा उसी जाति का सदस्य बना रहता है, चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता, ठीक है। पेशों की निश्चितता होती है। कोई एक जाति ऐसा होता है किसी एक कार्य का अनुसरण करती है तो वो सदैव उसी कार्य को करती रहती है, उस जाति के सदस्य सदैव उसी कार्य को करते हैं, ठीक है। उनके पास एक अलग पेशा होता है अपना। और क्या होता है, जाति व्यवस्था में खान पान का प्रतिबंध देखा जाता है, ठीक है। किसी जाति में नॉनवेज अलाउड होता है, किसी में नहीं होता है, इस तरीके के प्रतिबंध देखे जाते हैं। ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, ठीक है। ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है, ये भावना देखी जाती है। समान संस्कृति की मान्यता होती है। एक जाति के सदस्य में समान संस्कृति होती है, मतलब ये होता है कि कोई जाति है, ठीक है, तो उस जाति की अपनी एक संस्कृति होती है और उस जाति में पैदा होने वाला हर सदस्य उसी संस्कृति को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर समान संस्कृति होती है। अनिवार्य सदस्यता होती है, मतलब किसी जाति में सदस्यता व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं होती। जिस जाति में व्यक्ति पैदा हो जाता है उसे उसी जाति का अनुसरण करना होता है, ठीक है। उसी जाति का सदस्य वो पूरी ज़िंदगी बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है इसमें। फिर निश्चित परंपराएं होती हैं। जाति का व्यक्ति अपनी सदस्यता या अपनी परंपराएं नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जो परंपराएं उसकी जाति में शुरू से चली आ रही हैं वो वही फॉलो करता है। फिर क्या होता है, अंतःविवाही समूह होते हैं। जाति जो होती है वो अंतर्विवाही समूह होती है, मतलब इसमें जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है। तो जाति अंतर्विवाही समूह होता है, इसमें जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। सदस्यों की निश्चित स्थिति होती है, मतलब क्या होता है, व्यक्ति जिस जाति में जन्मा होता है उस जाति की स्थिति समाज में जैसी होती है व्यक्ति की स्थिति भी वैसी होती है। मान लो किसी जाति को उच्च का दर्जा दिया गया कि ऊंची जाति है, तो उस जाति में जो सदस्य होगा उसकी स्थिति भी निश्चित होगी, उच्च होगी, ठीक है। और अगर वहीं दूसरी तरफ जाति निम्न होगी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने निम्न जाति में जन्म मिला किसी को, तो वो हमेशा उसका स्तर भी निम्न ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सदस्यों की निश्चित स्थिति होती है उनकी जाति के अनुसार, उच्च या निम्न, ठीक है। समाज की धारणा के अनुसार ही बताया जा रहा है। फिर क्या होता है, सदस्यों के निश्चित कार्य होते हैं। समाज में प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी स्थिति के अनुसार भी कार्य करते हैं, ठीक है। उच्च वर्ग या जाति के सदस्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आए, ठीक है। मतलब उन्हें उनकी जाति के अनुसार ही कार्य करना होता है, सदस्यों का निश्चित कार्य होता है। ना वो उससे नीचे कार्य कर सकते हैं, ऊंचे कार्य वो कर सकते हैं, पर उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है संस्कृतिकरण की, ठीक है। वो प्रक्रिया को फॉलो करके वो अपने कार्यों को बदल सकते हैं, बट उससे नीचा कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आए, ठीक है। फिर क्या होता है, सामाजिक संबंधों का अभाव होता है। जाति एक बंद समूह होता है, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि एक बंद वर्ग होता है। तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी जाति के बाहर के लोगों से, मतलब दूसरी जाति के लोगों से संबंध कम रखता है, ठीक है, क्योंकि ऊंच नीच की भावना व्याप्त होती है, इस वजह से कम संबंध रखते हैं व्यक्ति। तो सामाजिक संबंधों का अभाव होता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब जाति व्यवस्था का ओरिजिन कैसे हुआ, ये इतनी पुरानी व्यवस्था है, कहाँ से आई, इसको लेकर काफ़ी विवाद हैं, काफ़ी मतभेद हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण बताया, अपनी कल्पनाएं सामने रखें कि हो सकता है ऐसे ओरिजिन हुआ हो जाति का, हो सकता है ऐसे ओरिजिन हुआ हो, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं, ठीक है। और क्या किया है, बाकी वैज्ञानिकों ने उनके दृष्टिकोण में कमी निकाली है, उनके सिद्धांतों की आलोचना की है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कितने सिद्धांत हैं, कैसे सिद्धांत हैं और उनकी क्या आलोचना की गई है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है परंपरागत सिद्धांत। इसके बारे में हमने ऑब्वियसली अपने टीचर से भी सुना है, अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन में टीचर्स बताते हैं हमारे स्कूल की भी, कि क्या सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत के अनुसार विद्वान लोग जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं, ठीक है। ये हमारा हिंदू सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत है। यहाँ बोला जाता है कि जाति की जो उत्पत्ति हुई है जाति व्यवस्था की, वो ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्मदेव से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ठीक है, और उनकी बाहों से, मतलब उनकी बाजुओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जंघाओं और उदर के निम्न भाग से वैश्यों का जन्म हुआ, मतलब पेट से, ठीक है, और शूद्रों का जन्म पैरों से हुआ, ठीक है। इसी के अनुसार उनकी स्थिति भी बन गई। मुख सबसे ऊपर होता है तो सबसे ऊपर ब्राह्मणों की स्थिति है, ठीक है, सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मणों को माना जाता है। फिर उसके नीचे बाजुएं आती हैं तो क्षत्रियों को उससे नीचे माना जाता है, फिर उससे नीचे माना जाता है वैश्यों को, और सबसे नीचे माना जाता है शूद्रों को जाति में, ठीक है। यह परंपरागत सिद्धांत कुछ अलौकिक विश्वासों पर ज्यादा बल देता है, ठीक है, मतलब पौराणिकता ज्यादा इसमें दिखाई गई है। महर्षि भृगु का महाभारत में कथन है कि प्रारंभ में केवल एक ही वर्ण था, लेकिन ब्राह्मणों में से जब कुछ तेजो तपस्वी और अधिक क्रोधी ब्राह्मण अपने आप को व्यवस्थाओं के आधार पर अलग करने लगे तो वो क्षत्रिय बन गए। महाभारत में महर्षि भृगु का कथन है कि पहले सबसे पहले क्या था, एक ही वर्ण था, ब्राह्मण लोग रहते थे समाज में केवल, ठीक है, सभी व्यक्ति ब्राह्मण थे, पर उनमें से कुछ ज़्यादा जो पावरफुल थे या ज़्यादा क्रोधी थे, ठीक है, तेज तपस्वी ब्राह्मण थे जिन्हें ज़्यादा क्रोध आता था, लड़ाई भिड़ाई वो ज़्यादा करते थे, पावरफुल थे, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, वो अलग काम करने लगे, रक्षा का कार्य करने लगे, और क्या हुआ, वो क्षत्रिय बन गए, ठीक है। फिर जिन ब्राह्मणों ने अपना व्यवसाय पशुपालन चुना, खेती चुना, वो वैश्य बन गए। पर जो कुछ ब्राह्मण बचे थे जो निम्न कोटि के व्यवसाय तथा सेवा कार्यों को
अपनाने लगे तो उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। ठीक है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं उनके गुणों और कर्मों के आधार पर किया है। अब किसकी बात मानी जाए यहाँ पर? पहली बात मानी जाए ब्रह्मा वाली, दूसरी बात मानी जाए महर्षि भृगु के कथन की, या तीसरी बात मानी जाए भगवान कृष्ण के कथन की जो गीता में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर परंपरागत सिद्धांत में ही आपस में मतभेद देखे जा रहे हैं। 3 विचार बता दिए गए हैं यहाँ पर जो परंपरागत चलते आ रहे सिद्धांत हमें शुरू से ही सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत सिद्धांत के सभी विचार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए वर्ण व्यवस्था को आधार मानते हैं। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उसी से जाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं परंपरागत सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई है। विद्वान लोग इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि इसमें निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। क्या कमियां देखी गई हैं? यह विचार कुछ काल्पनिक ज़्यादा लगता है, या कहें तो इसमें पौराणिक गाथा को माना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में अस्पष्टता बहुत है। इसमें यह नहीं बताया गया कि वर्ण और जाति का स्पष्ट आधार क्या है। मतलब बताए तो गए हैं आधार कि रंग आधार है, वर्ण आधार है, बट साफ साफ नहीं बताया गया कि मुख्य आधार कौन सा है, किसकी वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। फिर तीसरी बात आती है, इस सिद्धांत में इतिहास पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में ज्ञान नहीं बताया गया, केवल इसका इतिहास बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है दूसरा सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया है? हर्बर्ट रिजले, मजूमदार, घूरिये और एन.के. दत्त। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रारंभ में भारत के मूल निवासी द्रविड़ों पर आर्य जाति के लोगों ने बाहर से आकर हमला किया। ठीक है, आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और फिर भारत भूमि में ही बस गए। तो ये एक इस पर सिद्धांत दिया गया है। ये बताया गया है कि जब भारत में शुरू में क्या हुआ, जो भारत के मूल निवासी थे, द्रविड़ थे, ठीक है, उन पर किसने आक्रमण किया? आर्य जाति के लोगों ने बाहर से आकर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। फिर वो भारत भूमि पर ही रहने लगे आर्य लोग। ठीक है, फिर विजेता लोगों ने मतलब आर्यों ने अपने समूह को दूसरे समूह के साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, उनसे दूर दूर रहना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार मानव समूहों में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो गई। ठीक है, अपनी बुक में आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना, और भी यहाँ पर कुछ बातें इसके बारे में बताई गई हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो हारा हुआ समूह था, मतलब जो द्रविड़ लोग थे, उनकी स्त्रियों से तो विवाह कर लिया आर्यों ने, बट अपनी स्त्रियों को द्रविड़ों से विवाह करने से रोक दिया। और क्या किया? सामाजिक दूरी बनाकर रखनी शुरू कर दी द्रविड़ों से, जिसकी वजह से ऊंच नीच की भावना आ गई। फिर इस संबंध में मजूमदार का कथन है कि आर्य लोग द्रविड़ों को परास्त करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में विभक्त हो गए और भारत के मूल निवासियों को शूद्र कहा। ठीक है, मजूमदार ने कहा है कि आर्य लोग खुद ही बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बन गए, और जो भारत के मूल निवासी थे मतलब द्रविड़ थे, उनको सबसे नीची श्रेणी में शूद्र में रखा। ठीक है, घूरिये के अनुसार आर्यों ने अपनी पवित्रता और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए द्रविड़ लोगों को अपने से दूर रखा, और यही आगे चलकर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का आधार बन गई। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इस सिद्धांत की आलोचना किस तरह की गई है? यहाँ पर कहा गया है, हट्टन ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हट्टन एक वैज्ञानिक है, सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है और कहा है यदि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में विभिन्न जातियों के मिश्रण और प्रजातीय विशुद्धता की धारणा को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रश्न ये उठता है कि भारत के अतिरिक्त विश्व के और देशों में भी प्रजातीय संपर्क हुआ है। मतलब यहाँ पर जैसे इस सिद्धांत में बोला गया है कि बाहर से जो जाति के लोग आए, दूसरी जाति के आर्य जो बाहर से आए, उन्होंने आकर द्रविड़ों पर हमला किया, फिर उन्हीं से नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाता है तो फिर ये सवाल उठता है कि जो पूरी दुनिया है, भारत के अलावा बाकी और भी देश हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो भारत में ही इसकी इतनी कठोरता क्यों देखी जाती है? ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा हुआ है। बाकी और जगह पर तो जाति व्यवस्था नहीं देखी जाती, या फिर है तो इतनी कठोरता नहीं देखी जाती, पर भारत में ही इतनी कठोर क्यों है? यहाँ पर यह प्रश्न उठता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस सिद्धांत को आलोचित किया गया है। स्वयं आर्यों ने विभिन्न वर्गों में विभक्त होने के कारण को इस सिद्धांत में नहीं बताया गया है। मतलब आर्य खुद से क्यों विभक्त हो गए बाकी 3 वर्णों में, ऐसा इस सिद्धांत में नहीं बताया गया है। भारत में बाहर से आने वाले जनसमूहों में मुसलमान और अंग्रेज लोग भी थे, परंतु उनमें जाति व्यवस्था की इतनी कठोरता देखने को नहीं मिलती। ये भी बात सही है। फिर आता है प्रजाति सिद्धांत के द्वारा ये नहीं बताया गया कि विभिन्न जातियों के अलग अलग व्यवसाय क्यों बन गए। ठीक है, क्यों अलग जाति होती है उसका अलग व्यवसाय होता है, ये चीज़ तो यहाँ पर स्पष्ट ही नहीं की गई कि व्यवसाय अलग अलग क्यों हुए। ठीक है, तो इस तरह से प्रजाति सिद्धांत की आलोचना की गई है। अगला आता है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तो इन 6 सिद्धांत को आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, स्टोरी की तरह है, टेल्स की तरह है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। ब्राह्मणवादी सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध समाजशास्त्री G.S. घूरिये ने किया है। ठीक है, इनके अनुसार भारत में आने से पहले ही इंडो आर्यन प्रजाति के लोग रोमन संस्कृति से प्रभावित थे। रोमन संस्कृति में स्वयं पवित्रता तथा निम्न वर्गों और कर्मकांडों को
करने की अधिक संभावनाएं थी। मतलब यहाँ पर ये था कि भारत में आने वाले जो प्रजाति थी इंडो आर्यन, ठीक है, वो आर्यन जो वैदिक काल के आर्य हैं उन्हीं की एक शाखा है। जिन आर्यों के भारत आने की बात की जाती है उन्हीं की एक शाखा है इंडो आर्यंस। तो भारत में आने से पहले ही इंडो आर्यंस प्रजाति के लोग वो रोमन संस्कृति से प्रभावित थे, ठीक है। तो रोमन संस्कृति में क्या है, स्वयं पवित्रता और निम्न वर्ग के लोगों से दूर रहने की भावना, ठीक है, अपने आप को पवित्र बनाए रखने की और निम्न वर्ग की भावना और अलग अलग तरह के कर्म करने की भावना ये व्याप्त थी पहले से ही, ठीक है। तो क्या था, रोमन संस्कृति से प्रभावित थे ये लोग। इंडो आर्यंस भारत आए, फिर इन्होंने द्रविड़ों को परास्त किया, उसके बाद इन्होंने अपनी यही विचारधारा बनाए रखी, ठीक है। और ये अपने आप को यहाँ पर इन्होंने भारत में ऊंचा बनाकर रखा, द्विज कहने लगे, और जो मूल निवासी थे भारत के उन्हें दास बना लिया, मतलब शूद्र कहना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने अपने अलौकिक अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए खुद को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, मतलब अपनी पावर्स को दिखाने के लिए उन्होंने खुद को ब्राह्मण कहना, मतलब ब्रह्मा का रूप कहना शुरू कर दिया। और फिर अंतःविवाह और कर्मकांडों की जटिलताओं की सहायता से द्रविड़ लोगों को स्वयं से दूर रखना शुरू कर दिया। मतलब अलग अलग तरह के इतने विभिन्न तरह के कर्मकांड बना दिए, मतलब अलग अलग क्रियाएं बना दी अलग अलग जाति की, ठीक है। फिर अंतःविवाह बना दिया कि अपनी जाति में विवाह कर सकते हैं, बाहर जाति में विवाह नहीं कर सकते, ये सब क्रियाएं बना दी और इनकी वजह से द्रविड़ लोगों को खुद से दूर रखना शुरू कर दिया, ठीक है, इनकी सहायता से। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने अपनी अधिक चतुराई के आधार पर की है, ठीक है। तो ब्राह्मणवादी सिद्धांत हमने समझा, अब इसकी आलोचनाएं देखेंगे। ब्राह्मणवादी सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई है। उपयुक्त सिद्धांत की सहायता से घुरियर ने यह दर्शाने का प्रयत्न तो किया है कि समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान क्यों है, पर यह बताने का प्रयास नहीं किया कि अन्य जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ठीक है। जाति एक सामाजिक संस्था है, इसकी उत्पत्ति को केवल संस्कृति के आधार पर नहीं मानना चाहिए। समाज में और भी दृष्टिकोण है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ठीक है, इन पर भी विचार होना चाहिए। और ये सिद्धांत विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली व्यावसायिक विभिन्नताओं को नहीं स्पष्ट करता। जैसे पिछला सिद्धांत नहीं करता था प्रजातीय सिद्धांत, उसमें भी नहीं बताया गया था कि अलग अलग व्यवसाय क्यों बन गए, इस सिद्धांत में भी नहीं बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आता है व्यवसायिक सिद्धांत। नेस्फील्ड के अनुसार प्राचीन काल में धर्म पर लोगों का इतना विश्वास था कि धार्मिक कर्मकांडों ने जीवन को पग पग पर कठिन बना दिया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था और पेचीला बना दिया था, जटिल बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के कार्यों को संपन्न करने के लिए विशेष प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। अब भैया कोई व्यक्ति अपने डेली लाइफ में अपने काम छोड़कर केवल धर्म के कार्यों में नहीं लगा रह सकता था, इसलिए उन्होंने धार्मिक कार्य करने के लिए अलग से व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस हुई जो सिर्फ यही काम करें, बाकी और कोई काम ना करें, ठीक है। समाज में जो व्यक्ति धर्म के कार्यों को नियमित और विधिपूर्वक करने लगे उन्हें ब्रह्मा कहा गया, मतलब ब्राह्मण कहा गया, और ऊंचा स्थान भी दिया गया। धीरे धीरे ये कार्य उन लोगों में अनुवांशिक हो गया, मतलब ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को सिखाया फिर वो ब्राह्मण बन गए, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया फिर वो ब्राह्मण बन गए, मतलब अनुवांशिक हो गया ये कार्य, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया ब्राह्मणों ने कि ये कार्य उनके अलावा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तब उससे महत्वपूर्ण कार्य को समाज के एक दूसरे वर्ग ने शुरू कर दिया। क्या कार्य था उसके अलावा दूसरा, देश की रक्षा करना, जो क्षत्रिय कहलाए, ठीक है। रक्षा करने का कार्य क्षत्रियों ने शुरू कर दिया और इस पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया, ठीक है। उन्होंने भी ऐसा कर लिया कि इस कार्य को केवल क्षत्रिय लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों ने आर्थिक क्रियाओं को अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया उन्हें वैश्य कहा जाने लगा, और अंत में समाज में जो बचा हुआ कार्य था उस पर बचे हुए लोगों ने आधिपत्य जमा लिया, इन्हें शूद्र कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी आलोचना क्या हुई है। यदि व्यवसाय ही जाति प्रथा का आधार होता तब क्या कारण है कि दक्षिण भारत में कृषि करने वाले लोगों की अपेक्षा, दक्षिण भारत कौन सा है, जहाँ पर केरला, तमिलनाडु, ठीक है, ये वाली साइड पूरी दक्षिण भारत की, तो क्या कारण है कि दक्षिण भारत के कृषि करने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी अपेक्षा जो उत्तर भारत में कृषि करने वाले लोग हैं उनको समाज में ऊंचा स्थान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को गलत बताया गया है कि व्यवसाय जाति का आधार नहीं हो सकता, ठीक है। इस सिद्धांत द्वारा शूद्र वर्ण के संबंध में प्रकाश नहीं डाला गया, ज़्यादा इसको स्पष्ट नहीं किया गया शूद्र वर्ण को कि क्या बचा हुआ कार्य था जो वो करने लगे, इस तरीके का मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत जातियों में पाई जाने वाली उपजातियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगर व्यावसायिक संघों को ही हम जाति प्रथा की उत्पत्ति का आधार मान लें तो फिर क्या रीज़न है कि बाकी देशों में जो व्यावसायिक संघ है वहाँ पर जाति जैसी कठोर सामाजिक संस्था नहीं देखी जाती है ना। बाकी देशों में भी तो व्यावसायिक संघ बने हैं, वहाँ पर क्यों जाति प्रथा नहीं देखी जाती, उसकी इतनी कठोरता नहीं देखी जाती, ठीक है। ये इसकी आलोचना की गई है। आगे देखते हैं धार्मिक सिद्धांत। तो ये 5th सिद्धांत है हमारा, 4 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आता है धार्मिक सिद्धांत। तो जाति की उत्पत्ति में धार्मिक सिद्धांत को होकार्ट और सेनार्ट ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। इस संबंध में होकार्ट का मत है कि हिंदू समाज में प्राचीन काल में कर्मकांड से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं पवित्रता के आधार पर अनेक उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित होती थी।
मतलब जो दैनिक कार्य थे, ठीक है, लोगों की क्रियाएं थी, कर्म थे, उन सब कामों को अलग अलग प्रक्रियाओं में मतलब पवित्रता के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, उच्च और निम्न स्तरों में बांट दिया गया काम को, और इन कार्यों को करने के लिए विशेष प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। इस प्रकार समाज में चारों वर्णों का विभाजन धार्मिक क्रियाकलापों के और संस्कारों के आधार पर हो गया। ठीक है, इस प्रकार समाज में धीरे धीरे समय के अनुसार 4 वर्णों में विभक्त हो गया, और फिर 4 वर्णों से धीरे धीरे जातियों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और सेनाट का इसमें मत है कि कुल देवता की पूजा और परिवार के भोजन संबंधी निषेधों के कारण जाति उत्पत्ति हुई है। मतलब अलग अलग जातियों में अलग अलग कुल देवता की पूजा होती है और भोजन संबंधी निषेध देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर जाति उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब अपने सिद्धांत को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ है, प्रजातीयता अधिक बढ़ गई है। पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा, पर आर्यों का जब से आक्रमण हुआ है उसके बाद से प्रजातीयता ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसकी आलोचना किस तरह की गई है? जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, ना कि धार्मिक भिन्नता के आधार पर समाज का विभाजन। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सिद्धांत सही नहीं बैठता। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न जनसमूहों के खानपान और सामाजिक सहभागिता पर निषेधों के कारण को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है कि खानपान में निषेध क्यों होते हैं। ठीक है, और सामाजिक सहभागिता में निषेध क्यों हैं, इनके कारणों को नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा लास्ट सिद्धांत, आदिम संस्कृति का सिद्धांत और उसकी आलोचना। तो आदिम संस्कृति के अनुसार भारत की मूल प्रजाति और बाहर से आने वाली प्रजाति के लोगों ने अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या किया, भारत में जो प्रचलित विश्वास थे या ऊंच नीच के विचार थे उनको और ज़्यादा दृढ़ रूप दे दिया, मतलब और पक्का कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावनाओं का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे कर्मकांड संबंधी पवित्रता, पूर्वजों की पूजा, कर्म की धारणा, जादू टोने जैसे विश्वास, व्यावसायिक संघ, प्रजातीय संघर्ष, परस्पर विरोधी सांस्कृतिक तत्व, वर्गीय संरचना आदि ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच नीच की खाई को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि भारत में क्या था, आर्यों के आने से पहले ही क्या था, गाँव थे और उन गाँव में एक ही व्यवसाय के व्यक्ति निवास करते थे। मतलब जिन व्यक्तियों का एक पेशा होता था वो सब एक गाँव में निवास करते थे। ठीक है, जैसे लोहार थे वो एक गाँव में रहते थे, कुम्हार थे वो एक गाँव में रहते थे, इस तरीके की व्यवस्था थी। पर जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने इसी व्यवस्था को और दृढ़ रूप दे दिया। ठीक है, और क्या हुआ, खुद को इसमें सबसे ऊंचा स्थान दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो भारत की जाति व्यवस्था में जो कर्म कांडों में पवित्रता, मतलब जो काम होते हैं उनकी पवित्रता देखी जाती है, खाने पीने में जो निषेध देखे जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग विश्वास देखे जाते हैं, अंधविश्वास देखे जाते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया उन लोगों ने विचारधाराओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, और जनजातियों के अंधविश्वास का भी फ़ायदा उठाया। मतलब जनजातियों में एक शक्ति मानी जाती है माना और टेबू। ठीक है, तो उनके अनुसार माना जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है, जादुई शक्ति है। ठीक है, और उसकी स्पर्श मात्र से ही वो क्या है, वो शक्ति किसी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा जनजातीय समुदायों का मानना था पुराने समय में कि माना एक ऐसी शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ही, छूने से ही किसी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और कोई शक्ति का सही यूज़ भी कर सकता है और गलत यूज़ भी कर सकता है। तो उन लोगों ने इस शक्ति को बचा के रखने के लिए भी क्या किया, विश्वास का फ़ायदा उठाया गया कि अगर दूसरी जाति के लोगों से संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, ये शक्ति उनके पास चली जाएगी और इसका मिसयूज़ होगा। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक दूरी बनाकर रखनी शुरू कर दी। तो इन्हीं विश्वासों का, व्यवस्था का, कर्मकांडों की पवित्रता का, इन्हीं सबसे ऊंच नीच की खाई जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब इसकी आलोचना किस तरह की गई है। यदि हम थोड़ी देर के लिए इस सिद्धांत को स्वीकार भी कर लें तो ये प्रश्न उठता है कि जनजातीय संस्कृति भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करती। मतलब जनजातीय संस्कृति को पूरे भारत की संस्कृति क्यों नहीं माना गया। आर्यों के आने से पूर्व भारतीय जनजातियों में भी मानव टेबू जैसे विचार प्रचलित थे। इसके संबंध में प्रमाणों का अभाव है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा प्रूफ्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की आलोचना इस तरह की गई है। तो अभी हमने सारे सिद्धांत देख लिए कि किस तरह से जाति की उत्पत्ति हो सकती थी, किस किस तरह के सिद्धांत दिए गए हैं, उसके ऊपर कैसे विचार दिखाए गए हैं, वो सब हमने पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं विभिन्न कालों में जाति व्यवस्था। ठीक है, तो अलग अलग काल हैं, प्राचीन काल है, फिर मध्य काल है। इन सब कालों में जाति व्यवस्था का स्वरूप किस तरीके से बदला है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले संसार परिवर्तनशील है। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने जन्म के पश्चात किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, वैदिक काल से आधुनिक काल तक जो जाति व्यवस्था के स्वरूपों में परिवर्तन आया है उनके बारे में हम देखेंगे। वैदिक काल में क्या था, जाति व्यवस्था का प्रचलन ना होकर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है, ये हमने पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो वर्ण है, व्यक्ति का वर्ण है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इस वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के काम के आधार पर होता है। पिछले जन्म में व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही वर्ण मिलेगा। ठीक है, समाज में 4 वर्ण थे और इन चारों वर्णों का निर्धारण काम के द्वारा होता था। शूद्रों के साथ इतना अधिक बुरा बर्ताव नहीं किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।
तो वैदिक काल जब खत्म हुआ उसके बाद का वैदिक काल के जो बाद का समय था उसमें सामाजिक जीवन में, मतलब जो भारतीय समाज था उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में वो जाति व्यवस्था में बदल गई। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष अधिकार मिल गए और शूद्रों की दशा बहुत बेकार हो गई, अत्यंत चिंतनीय हो गई। उच्च वर्ग जो थे वो उनके साथ बुरा और कठोर व्यवहार करने लगे उत्तर वैदिक काल में। फिर प्राचीन काल आया। प्राचीन काल में क्या हुआ, जाति व्यवस्था दिन प्रतिदिन जटिल हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सी हो गई और बहुत कठोर हो गई। पहले वर्ण व्यवस्था मुक्त थी, ठीक है, अब वह संकीर्ण हो गई। इस काल में जाति व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। गुप्त काल तक ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो गया, मतलब चंद्रगुप्त काल जब आया उस समय पर क्या था, ब्राह्मणवाद चल गया था, उसका बोलबाला हो गया और छुआछूत का प्रचलन बढ़ गया। इस समय जाति व्यवस्था की जड़ें पूरे हिंदू समाज में फैल चुकी थी। फिर आया मध्य युग, प्राचीन काल के बाद। तो मध्य युग में क्या हुआ, अनेक उपजातियों का जन्म हुआ। मुसलमानों के आक्रमण हुए भारत पर, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को और जटिल बनाने का प्रयास किया। समाज में ब्राह्मणों को पर्याप्त आदर दिया जाने लगा। इस युग में क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मणों के समकक्ष, मतलब बराबर समझने लगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया जाने लगा और वो शक्तिशाली हो गए। सन 1767 में कंपनी ने जातीय अदालत बनाई। इसमें भी ब्राह्मणों को अपनी पावर ज़्यादा दिखाने का मौका मिला। ठीक है, तो ये हमने देखा अलग अलग काल में, वैदिक काल से आधुनिक काल तक जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। आगे देखते हैं उपनिवेशवाद काल में जाति व्यवस्था। तो उपनिवेशवाद काल कौन सा था, जब भारत में ब्रिटिश शासन चलता था। उस समय में जाति व्यवस्था कैसी थी। आधुनिक युग के भारतीय समाज, अब देखो आधुनिक युग और उपनिवेशवाद काल, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी। तो उपनिवेशवाद काल आधुनिक युग का ही हिस्सा है। आधुनिक युग की शुरुआत में उपनिवेशवाद काल रहा। ठीक है, आधुनिक काल को भी कुछ पार्ट्स में बांटा गया। उपनिवेशवाद काल हो गया, फिर स्वतंत्रता के बाद वाला जो काल था वो हो गया, फिर अब जो वर्तमान चल रहा है वो भी आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, तो आधुनिक काल में सबसे पहला टाइम क्या था, उपनिवेशवाद काल का। आधुनिक युग के भारतीय समाज में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था में अत्यधिक निश्चित और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध है। मतलब जो अब आधुनिक युग में या उपनिवेशवाद काल में जो जाति व्यवस्था है ना, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं हमारे पास और काफ़ी साफ और निश्चित जानकारी है वो। औपनिवेशिक काल में भारतीय सामाजिक संस्थाओं में अनेक स्पष्ट परिवर्तन हुए। ठीक है, भारत की जो सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार है, नातेदारी, इसमें बहुत परिवर्तन हुए। ठीक है, और जाति व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुआ, जाति व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई। वर्तमान समय में भारत में जो जाति व्यवस्था है ना, वो उपनिवेशवाद काल की ही देन है। मतलब उपनिवेशवाद काल में ही जातियों पर इतनी रिसर्च हुई और उसके बाद जनगणना की गई, जातियों के बारे में और डिटेल से पता लगाया गया। फिर जो भारत में अब वर्तमान में जाति व्यवस्था है, ठीक है, कैटेगरीज बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ उपनिवेशवाद काल की वजह से ही हुई है। ठीक है, उपनिवेशवाद काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने, मतलब जाति व्यवस्था के बारे में और डिटेल से जानकारी लेने के लिए और उसे चेंज करने के लिए जो कार्य है वो जनगणना के माध्यम से हुआ। अच्छे से जनगणना की गई, उसके बाद समाज में जातियों के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई। ठीक है, और जाति व्यवस्था को नया रूप दिया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न जातियों की समाज में स्थिति को जानने और निर्धारित करने का भी कार्य किया गया। तो ये जो जनगणना की प्रक्रिया हुई, इसी में क्या हुआ, समाज में अलग अलग जातियों की स्थिति भी निर्धारित हो गई कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है। ठीक है, पहले तो केवल कहा जाता था, फिर इसको प्रूफ के साथ पक्का कर दिया गया और जातियों के विभिन्न समूह बन गए और ऊंच नीच की भावना भी व्याप्त हो गई ज़्यादा। ठीक है, अब यह निश्चित किया जाने लगा कि कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी निम्न। इस प्रक्रिया में भारतीय समाज की जातिगत स्थिति के विषय में एक नई सोच और जागरूकता आई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज की अनेक जातियों के प्रतिनिधि क्या किया, उन्होंने, अनेक जातियों के प्रतिनिधियों ने अपनी जाति को ऊंची बनाने के लिए, अपनी जाति की स्थिति ऊंची निर्धारित करने के लिए जनगणना आयुक्त के सामने अपनी अपनी याचिकाएं लगा दी और उन्होंने ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाण भी दे दिए कि उनकी जाति को उच्च घोषित किया जाए। ठीक है, औपनिवेशिक काल में शासक वर्ग ने कुछ अन्य नीतियों से भी भारतीय जाति व्यवस्था को प्रभावित और परिवर्तित करने का प्रयास किया। इससे जाति संस्तरण को बल मिला। इस काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने समाज की सबसे निम्न जातियों के कल्याण को भी आवश्यक माना और उसके लिए भी प्रयास शुरू किए। सन 1935 में सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया और इसके साथ ही भारतीय समाज में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अस्तित्व में आई। ठीक है, 1935 में जो जातियां थी उनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाई गई, अनुसूची बनाई गई, किस लिए, ताकि उन्हें विशेष प्रावधान दिए जा सके, उनका कल्याण किया जा सके। तो जातियों की लिस्ट बनाई गई जिन्हें हम एससी और एसटी कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है इन्हें। ठीक है, उस समय इन जातियों को अस्पृश्य और अछूत जातियाँ माना जाता था। इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें एससी और एसटी में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, और इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है समकालीन समय में जाति व्यवस्था। तो जब उपनिवेशवाद काल खत्म हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या थी जाति व्यवस्था की स्थिति।
अनेक परिवर्तन भारतीय समाज में नेताओं द्वारा किए गए। राष्ट्रवादी आंदोलनों में समाज के सभी वर्गों के व्यापक सहयोग को जुटाने के लिए नेताओं ने समाज के दलित या अस्पृश्य जातियों को भी संगठित करने के प्रयास किए। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या था? जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन थे, उनमें सभी वर्गों के सहयोग के लिए नेताओं ने समाज के जो दलित वर्ग थे या अस्पृश्य लोग थे, जातियाँ थीं, उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया। ठीक है, समाज में छुआछूत के कलंक को मिटाने के लिए प्रयास किए गए। फिर क्या हुआ? अनेक आंदोलनों को जन्म मिला। इस संदर्भ में कुछ नेताओं के नाम उल्लेखनीय है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दक्षिण भारत में अय्यंकाली, श्री नारायण गुरु, इमोती दास और पेरियार। इन लोगों ने छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। ठीक है, उस काल में भारत में प्रमुख दल कांग्रेस ने भी अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों में, मतलब छुआछूत को मिटाने के जो कार्यक्रम या आंदोलन चल रहे थे, उसमें अपनी कार्यसूची में विशेष स्थान दिया। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान में जाति प्रथा का उन्मूलन किया गया। संवैधानिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से जो जाति प्रथा थी उसको खत्म किया गया, पर समाज में जाति व्यवस्था को नहीं खत्म किया जा सका। ठीक है, समाज में जो जाति व्यवस्था की ऊंच नीच है, असमानता है, इसे दूर करने के पर्याप्त नहीं हो पाए, जिस वजह से ये खत्म नहीं हो पाई समाज में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में होने वाले औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जातिगत भेदभाव को समाप्त या कम करने में विशेष योगदान दिया। औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जिसकी वजह से जातियों की स्थिति में परिवर्तन आए हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देने वाला एक प्रबल कारक है राजनीतिक गतिविधियां, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था अभी भी चल रही है। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित या परिवर्तित करने वाला एक कारक है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, आधुनिक समय में जो जाति व्यवस्था को परिवर्तित किया जा रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो निम्न जाति के लोग हैं, वो अपनी जाति की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति को बदलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? उनकी स्थिति बेहतर होती है और जाति व्यवस्था की स्थिति भी परिवर्तित होती है उन्हीं के साथ साथ। अब उच्च जातियों, नगरीय उच्च और मध्यम वर्गों में पारंपरिक जाति व्यवस्था अदृश्य होने लगी है। ठीक है, संपन्न वर्गों का शैक्षिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर उन्नत हो चुका है तथा वह इनकी असली सामाजिक पहचान बन गई है। मतलब अब समाज में शैक्षिक स्तर को, मतलब शिक्षा को, और आर्थिक स्तर को, ठीक है, और व्यवसाय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि जाति व्यवस्था को। ठीक है, और यही सामाजिक पहचान बन गई है लोगों की। उनके लिए जाति की भूमिका केवल धार्मिक रीति रिवाजों, विवाह और नातेदारी तथा व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है। मतलब जाति जो है वो केवल धार्मिक रीति रिवाजों के लिए रह गई है। मतलब अपनी जाति के धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करना, ठीक है, अपनी जाति में विवाह करना और नातेदारी बनाकर रखना व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। समाज में इसका कोई स्थान नहीं रह गया उन लोगों के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान में जाति व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आए हैं जाति व्यवस्था में? ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे ना ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण केवल पूजा पाठ का काम करते थे, उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब ब्राह्मण भी अन्य व्यवसाय करते हैं। ठीक है, और उनकी स्थिति में परिवर्तन ऐसे कि बाकी जो सामाजिक वर्ग हैं उनके साथ वो शामिल हैं, और निम्न जातियों को भी बराबर का स्थान दिया गया है। तो ब्राह्मणों के विशेष अधिकार खत्म हो गए हैं इससे। ठीक है, अंतर्विवाह संबंधी नियमों का शिथिलीकरण हुआ है। मतलब जैसे जाति व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण तो यही है कि उसमें अंतर्विवाह होता है, पर जो वर्तमान समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें अंतर्विवाह के जो नियम हैं कि जाति के अंदर ही विवाह होगा, बाहर विवाह नहीं होगा, ये नियम टूट रहे हैं। अब व्यक्ति अपनी जाति के बाहर भी विवाह करते हैं। ठीक है, प्रेम विवाह भी होता है, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, बट वो जाति के बाहर भी होती हैं। ठीक है, क्योंकि समाज की सोच बदल रही है, तो यहाँ पर जाति ज़्यादा मैटर नहीं करती, इंसान की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय और शैक्षिक स्तर ज़्यादा महत्व करता है इसमें। ठीक है, फिर क्या है? खान पान एवं सामाजिक सहभागिता संबंधी नियमों की शिथिलता। अब जैसे औद्योगिकरण हुआ है ना, उसकी वजह से सामाजिक सहभागिता के जो नियम हैं उनमें बदलाव आया है। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण सबको साथ बैठकर काम करना होता है। ठीक है, और संचार के साधनों में जो वृद्धि हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि उद्योगों की और व्यवसायों की जो वृद्धि हुई है, उसमें क्या है, सबको साथ आना जाना होता है, ट्रैवल करना होता है। ठीक है, अब कहाँ तक इन बंधनों के चक्कर में फंस कर रहा जाएगा? तो इसमें भी नियमों में शिथिलता आई है। ठीक है, खाने पीने की रोक टोक में भी शिथिलता आई है। अब कई उच्च जाति के लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जिनके जाति में निषेध माना जाता है, और कुछ निम्न जाति के लोग हैं जो ये सब नहीं खाते, इनकी जाति में भोजन निषेध नहीं है, पर वो फिर भी निषेध लगाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसा है कि समय के साथ इनमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। पेशों के आधार पर जो वर्गों की स्थापना हुई है, पहले ऐसा था ना कि वर्ण व्यवस्था थी, तो व्यक्ति अपने वर्ण के हिसाब से काम करता था, या अपनी जाति का निश्चित पेशा था तो वही काम करता था, पर अब वो परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, वर्गों की स्थापना हुई है। जो ऊँचे पेशे हैं उनके लिए एक अलग वर्ग बनाया गया है,
ठीक है। फिर जो निम्न पेशे हैं उनके लिए अलग वर्ग बनाया गया, तो वर्गों की स्थापना हुई है, ना कि जातियों की। फिर क्या है, व्यवसायों का चयन में स्वतंत्रता हुई है। जैसे पहले ये था कि निश्चित पेशा था, ठीक है, पर उसमें स्वतंत्रता अब लोगों को मिली है, कोई भी जाति का सदस्य कोई भी कार्य कर सकता है। फिर अस्पृश्यता का लोप हुआ है, ठीक है, अस्पृश्यता खत्म हुई है। जातीय संगठनों का लोप हुआ है, ठीक है, जातीय संगठनों में कमी आई है, नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो ये परिवर्तन आए हैं वर्तमान में जाति व्यवस्था में। आगे देखते हैं, जो वर्तमान में जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं उनके कारण क्या हैं। सबसे पहला है वर्तमान आर्थिक परिवर्तन। जैसा कि आपको पता है कि औद्योगिकरण हुआ, देश में नए नए व्यवसाय स्थापित हुए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो गांव के लोग थे उन्होंने अपना गांव छोड़कर नगरों में जाना शुरू कर दिया। इसी से क्या हुआ, अलग अलग तरह के व्यवसाय आए और लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर औद्योगिकरण में शामिल हो गए, वो भी अलग से व्यवसाय करने लगे, ठीक है, अपने व्यवसायों को छोड़कर। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ लोगों की। फिर क्या है, औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्रता से उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था पर गहरा आघात लगाया। जाति व्यवस्था औद्योगिकरण के कारण बहुत टूटी है, ठीक है। ब्राह्मण और शूद्र साथ साथ काम करने लगे बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो विभिन्न जातियों में एकता उत्पन्न हो रही है औद्योगिकरण के कारण, जिससे जाति व्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है। फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, ठीक है। अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद यातायात के साधनों के विकास के कारण जो भारतवासी हैं वो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। तो पश्चिमी संस्कृति में क्या है, ना तो असमानता है और ना ज़्यादा भेदभाव है। तो यही प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, भारतवासियों पर भी, और वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध अभियान छेड़ बैठे हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर क्या है, शिक्षा का प्रसार है। अब लोगों का शैक्षिक स्तर ऊंचा हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, अलग अलग दृष्टिकोण मिल रहा है। तो क्या है, वो जातिगत भेदभावों को त्याग रहे हैं। फिर क्या है, नगरीकरण हो रहा है। अब लोग नगरों में आकर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें साथ व्यवसाय भी करने होते हैं, साथ साथ आना जाना भी होता है। तो इसी वजह से जाति व्यवस्था के बंधन ढीले पड़ गए, टूट गए, ठीक है। विज्ञान का प्रभाव है। विज्ञान की सहायता से अब यहाँ पर ये देखा गया, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सारे व्यक्ति भैया एक से ही है, सबका रक्त एक सा है, सबकी शारीरिक बनावट एक सी है, ठीक है। मतलब सारे ही धरती से जन्मे हैं और सारे मानव एक से ही हैं, ठीक है। तो ये सिद्ध कर दिया है वैज्ञानिकों ने। तो विज्ञान के प्रभाव से भी जाति बंधन टूटा है, ठीक है। और यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग के साधनों का विकास हो रहा है। तो ट्रैवलिंग में लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये थोड़ी देखेंगे कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन सी जाति के व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, ये सब बंधन रख पाना संभव नहीं है, जिसकी वजह से ये बंधन टूट रहे हैं इनमें, ठीक है, इनमें कमी आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आता है ईसाई प्रचारक। जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय ईसाइयों को उस समय धर्म प्रचार की पूरी पूरी छूट थी, है ना। तो ईसाइयों ने क्या किया, अपने हिंदुओं को, मतलब जो निम्न जाति के हिंदू थे उन्हें ईसाई बना लिया और जाति व्यवस्था को बदलने में सहायता की, क्योंकि निम्न जाति के सदस्य जो थे उन्हें उच्च जातियों से या हिंदू समाज से हमेशा ठोकर ही मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ईसाई धर्म ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था के बंधन ढीले पड़े हैं, ठीक है। सुधारवादी आंदोलनों से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से भी, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हमें पता है देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन लड़ा गया था उससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं, ठीक है। क्योंकि इस आंदोलन को चलाए रखने के लिए सबसे पहले सारी जातियों को, सभी लोगों को एक साथ बांधना जरूरी था, ठीक है। विचारों में परिवर्तन करना आवश्यक था लोगों के। तो इसका जो भी फल मिला, राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप जाति व्यवस्था के बंधन ढीले पड़े हैं। फिर भौतिकवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं लोगों में, मतलब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को और उसके काम को और उसकी प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि उसकी जाति को, ठीक है। इस वजह से यहाँ भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। फिर भारतीय संविधान की जो मान्यताएं हैं उनकी वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। जाति व्यवस्था में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वंश के लोगों को, सभी लिंग के लोगों को एक अधिकार दिया गया है, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। तो इससे भी मान्यता में परिवर्तन आया है, विचारों में परिवर्तन आया है और जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था के गुण और दोष, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है आज की वीडियो का कि जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण या प्रमुख कार्य क्या हैं और प्रमुख दोष क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मानसिक सुरक्षा। तो जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कैसे, जाति का निर्धारण जन्म से होता है और व्यक्ति को अपना व्यवसाय, विवाह संबंधित सब के बारे में पहले से ही पता होता है, तो उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। इससे व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा मिलती है, कोई कष्ट नहीं मिलता, ठीक है, भेदभाव नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से उसकी मानसिकता स्पष्ट रहती है और मानसिक सुरक्षा मिलती है व्यक्ति को, ठीक है। फिर उसकी सामाजिक स्थिरता मिलती है। हमारे समाज में आज भी मानसिक स्थिरता दिखाई देती है, जिसका मूल कारण है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का ढांचा अपरिवर्तनशील है, मतलब उसे बदला नहीं जा सकता ज़्यादा, ठीक है। और अब जब सामाजिक ढांचा अपरिवर्तनशील होता है तो उसमें स्थिरता होती है। व्यक्ति का स्तर
जीविका और पद जाति व्यवस्था द्वारा निश्चित होते हैं। इससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। ठीक है। समाज सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिलती है लोगों को। जाति व्यवस्था में क्या होता है, हर सदस्य अपनी जाति पर विश्वास रखती है। ठीक है, और अपनी जाति से जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से उसे समाज में सुरक्षा मिलती है। ठीक है, जब उसे लगता है कि वो कठिनाई में फंस गया है, असहाय हो गया है, तो उसे उसकी जाति के सदस्य हेल्प करते हैं। ठीक है। रक्त की शुद्धता पाई जाती है जाति में। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता है, जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है। फिर आता है व्यवसायों की कुशलता में वृद्धि। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही अपने व्यवसायों में लग जाता है और उस व्यवसाय में कुशल भी हो जाता है। ठीक है। व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि उसे कौन से व्यवसाय में जाना है। ठीक है, और उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता अपने व्यवसाय के पीछे, क्योंकि व्यवसाय जाति में निश्चित होता है। ठीक है। फिर आता है प्रेम भावना का परस्पर विकास होता है। जाति व्यवस्था ने अपने सदस्यों में प्रेम भावना का विकास भी किया है। ठीक है, जाति के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, और जाति के सदस्य टाइम आने पर अपनी जाति के सदस्य की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यह प्रेम की भावना का या हम की भावना का विकास किया है जाति व्यवस्था ने। फिर दुर्गुणों पर प्रतिबंध लगाता है। निषेध जो लगाते हैं जाति में, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, यदि किसी जाति का सदस्य गलत कार्य करता है तो उस जाति के बाकी सभी जो सदस्य होते हैं वो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मतलब उसको बहिष्कृत कर देते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति नियंत्रित रहते हैं। ठीक है। फिर आता है प्राचीन परंपराओं की रक्षा करती है जाति। जाति ने हमारी प्राचीन परंपराओं के संरक्षण में महा योगदान दिया है। हर जाति अपनी परंपराओं को निभाती है और उनकी रक्षा करती है और अपनी परंपराओं का परित्याग नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहती हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष या हानियाँ। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी बड़ी वीडियो हो गई आज की। तो यस गाइस, इस चैप्टर में एक एक टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। तो जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष या हानियाँ क्या हैं। जाति व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है, मतलब इसमें क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं देती है जाति। इससे ऊंच नीच की भावना का जन्म हुआ है। और प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में तो सबका समान अधिकार होता है, सब लोग समान होते हैं। पर जब जाति व्यवस्था से ऊंच नीच की भावना आ जाती है तो फिर कहाँ की समानता रह गई, इसलिए ये अप्रजातांत्रिक होती है। फिर राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। फिर क्या होता है, सामाजिक विघटन, मतलब जाति व्यवस्था ने समाज को विघटित करने में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, जातियों में से असंख्य उपजातियां निकल पड़ी, जिसकी वजह से हिंदू समाज कई खंडों में बंट गया है। ठीक है, और पूरा अलग अलग हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक प्रगति में बाधक। तो जाति व्यवस्था का में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने मन से अपनी आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, जाति व्यवस्था की वजह से उसे अपना जातिगत पेशा अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी कोई और कार्य नहीं कर सकता और अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास में या प्रगति में बाधक होती है। ठीक है, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है जाति व्यवस्था। इससे क्या होता है, शूद्रों या अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे शूद्र जो हैं वो अलग धर्मों को अपना रहे हैं, जैसे मुसलमान, बुद्ध या ईसाई हो गए, क्योंकि इन धर्मों में क्या होता है, जातिगत जो श्रेणियां हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, मतलब जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती। ठीक है, आगे देखते हैं अस्पृश्यता की भावना। जाति व्यवस्था के कारण ऊंच नीच का भेदभाव बना और कुछ जातियां अस्पृश्य हो गई। ठीक है, मतलब उन जातियों को छूना भी अशुभ माना जाने लगा, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत बुराइयों ने जन्म लिया। ठीक है, और गलत मानसिकता फैल गई लोगों में। फिर क्या, हिंदू समाज की क्षीणता हो गई। हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और असंख्य समुदायों या कोई 3000 जातियों और उपजातियों का जो सब भोजन और विवाह संबंध में एक दूसरे को अस्पृश्य समझती हैं, एक प्रतिक्षण गिरने वाला ढेर बना चला जा रहा है, मतलब एकदम व्यवस्था को हिला रही है जाति व्यवस्था। ठीक है, वर्तमान रूप में जाति भेद के रहते हुए भी भारत में सच्ची राष्ट्रीयता, एकता, समानता, प्रजातंत्र की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जाति भेद की वजह से जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो निकल कर नहीं पा रही है ठीक से। ठीक है, और प्रजातंत्र की भावना और समानता की भावना ठीक से उत्पन्न नहीं हो पा रही है। समाज के सुधार में बाधक है जाति व्यवस्था। ठीक है, फिर क्या है, स्त्रियों की हीन दशा है जाति व्यवस्था की वजह से। ठीक है, और देशों की पराधीनता में योग, मतलब अगर यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर सब लोग साथ मिलकर रहते तो देश को पराधीन न होना पड़ता, अंग्रेज और मुसलमान भारत पर राज्य नहीं कर पाते अगर सब लोग एक साथ मिलकर रहते। पर यहाँ पर शुरू से ही जाति व्यवस्था की वजह से पूरा समाज खंडों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से समर्थन नहीं किया किसी ने, सहयोग नहीं किया और दूसरे लोगों को अपने देश पर राज करने दिया। ठीक है, तो पराधीनता में योग था जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ आज का ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाति व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया। एटलीस्ट 50 मिनट्स का ये वीडियो हमारा हो गया, बट 50 मिनट्स में हमने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। ठीक है, मैंने आपके लिए बुक में से
नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ आया है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सितंबर के एंड तक या फिर अक्टूबर के एंड तक अपना कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और सिविक्स का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।